हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे टर्मिनोमिक्स यानी कि इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर नंबर 14 पर। और इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था आधारभूत ढांचा, उसके हम लोगों ने कई सारे सेगमेंट देखे, कई सारे सेगमेंट को हम लोगों ने डिस्कस किया, जिससे कि आपके प्री और मेंस के टॉपिक भी अच्छे से तैयार हो गए होंगे। और आज हम लोग बात कर रहे हैं आधारभूत ढांचे में परिवहन व्यवस्था को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान रखिएगा, उसका हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। अब कहेंगे कि सर पहला पार्ट क्यों? देखिए, परिवहन व्यवस्था जो है या आपका आधारभूत ढांचा जो है वो छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सभी सारे टॉपिक को कवर करें, किसी एक टॉपिक को नहीं। और मैं जल्दबाजी में आप लोगों को कोई भी चीज कवर कराना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है वो जुड़ें और अपनी तैयारी को पूरा मुकम्मल तैयार करें, अच्छे तरीके से तैयार करें। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि थोड़ा कम पढ़ाइए लेकिन सॉलिड पढ़ाइए, पूरा पढ़ाइए। मेरा मकसद यही है, जिससे कि आप उसका सही सदुपयोग कर सकें। ठीक है ना? तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन का पहला पार्ट हम लोग इसमें आज डिस्कस करने चाह रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने हो सकता है कि अभी ना भी पढ़ी हो, और पढ़ी हो तो अच्छी बात है, ना पढ़ी हो तो वो सारी की सारी कवर भी हो जाएंगी। और साथ के साथ इससे संबंधित प्रश्न वो भी कवर हो जाएंगे आप लोगों के, जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं या नहीं भी आए हुए हैं, तब भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं। परिवहन व्यवस्था में दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके रेलवे, सड़क, वायु और जल, ये 4 सेगमेंट हैं जिनमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे परिवहन को लेकर के। अब बात आती है कि हमने बाकी सारी चीजें तो हमने देख ली कि आधारभूत ढांचा क्या है या परिवहन व्यवस्था हमारे लिए क्यों जरूरी है, किस तरीके से जरूरी है। उन सभी के सभी सेगमेंट्स हम लोगों ने देखे। इसमें हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। ध्यान रखना, इसलिए इसका नाम दिया है परिवहन से संबंधित योजनाएं और नीतियां। एवरीबॉडी ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोग उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। रेलवे के बारे में बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, एक प्रोजेक्ट है जिसे हम कहते हैं समर्पित माल भाड़ा गलियारा परियोजना। गलियारा परियोजना, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, DFC। ये एक कंसेप्ट है जिसको लेकर के आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसमें और भी कई सारे सेगमेंट हैं जो सरकार ने शुरू किए हैं। इसी में देखेंगे तो हम एक रेल विजन, सोचिएगा, रेल विजन 2030 भी सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है ना? इसके अलावा इसमें देखेंगे तो रेलवे का निजीकरण भी है, कि सरकार ने रेलवे का निजीकरण किया है। ठीक है ना? इसके अलावा रेल से संबंधित प्रमुख रेलें कौन कौन सी चलाई हैं वो भी हम देखेंगे। रेलें या उससे संबंधित चीजें जो हैं, कौन कौन सी ट्रेन उन्होंने चलाई है, बुलेट ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन है, इस तरह की बहुत सारी चीजें उन्होंने इसमें संचालित की हैं। ओके, तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा है आपका सेगमेंट सड़क। तो सड़क में हम क्या क्या देखेंगे? सड़क में देखेंगे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय सड़क विकास कार्यक्रम। ठीक है ना? इसमें हम देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY। इसमें हम देखेंगे आपकी भारतमाला परियोजना। इसमें हम देखेंगे आपकी सेतु भारतम योजना। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका इसमें हम देखेंगे एक और योजना है ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे।
तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। इसलिए मैंने कहा ना कि हम किसी भी चीज को जल्दबाजी में तैयार नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा कि आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएं। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम वायु परिवहन की बात करें तो दोस्तों वायु परिवहन में हम लोग बात करेंगे आपकी वायु परिवहन नीति, वायु परिवहन नीति 2016 के बारे में। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम है उड़ान योजना, उड़ान योजना जो आपके 2016 में ये भी शुरू हुई थी। इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। और जल परिवहन में अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, जल परिवहन में है आपके राष्ट्रीय जल मार्ग परियोजना, जल मार्ग परियोजना, इसके बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और दूसरी है आपकी कहा जाए सागरमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना। सोचिएगा, तो इस तरीके से आपके ये जो सारी योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं को आप लोगों को हकीकत में पढ़ लेना चाहिए। जिसको एग्जाम देने जाना है या कह लीजिए जिसको एग्जाम क्वालिफाई करना है माय डियर, तो ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के कि जो पढ़िए वो सॉलिड पढ़िए, सारी चीजों को पढ़िए। अब सोचिए, मैंने आप लोगों को इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो सारी एक जगह लिख दी। अब चाहो तो आप लोग अपने से तैयार कर सकते हो या मेरे साथ तैयार कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और जब भी पढ़ाई करिए इसी पैटर्न पर करिए। जो भी टॉपिक तैयार करना है पहले उसको इस तरीके से फ्रेम कर लीजिए कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कोई किताब होती है ना किसी भी टॉपिक पर, तो पहले क्या देते हैं, उसका इंडेक्स देते हैं, उससे पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। उसी तरीके से आप भी अपने टॉपिक का एक इंडेक्स बना के चलिए पहले से कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। और जिन जो टॉपिक तैयार होते चले जाएं उसी को टिक करते जाइए। जैसे ये टॉपिक तैयार हो जाएगा इसको टिक कर देंगे, इसको टिक कर देंगे, इसको टिक कर देंगे। इस तरीके से हम एक एक करके सारी चीजों को टिक करते चले जाएंगे, तैयार करते चले जाएंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? तो इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, देखिएगा। अब इसमें हम लोग जो देखना चाहते हैं वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रेल परिवहन के बारे में। रेल परिवहन, आखिर रेल परिवहन क्यों हमारे लिए, हमारे देश के लिए जरूरी है, किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसके बारे में जानकारी है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेल परिवहन भारत के संदर्भ में विश्व में, ध्यान रखिएगा, विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ध्यान रखिएगा, विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इसमें लगभग आपके मान के चलिए तो 22,593 के आसपास ट्रेनें चलती हैं। आपकी कितनी ट्रेन चलती हैं? 22,593 ट्रेनें आपकी संचालित होती हैं। ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हो गया? दूसरी बात, अब बात आती है कि इसकी इंपॉर्टेंस, आखिर हम इसको और बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस का दूसरा महत्वपूर्ण जो पक्ष है जिसको आपको जानना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है इसका सड़क की तुलना में, ध्यान रखिएगा, सड़क की तुलना में इसकी जो लागत है, लागत, ध्यान रखिएगा, परिवहन की लागत वो कम है सड़क की तुलना में। दूसरा, यह बड़ी मात्रा में सामान का परिवहन कर सकता है, परिवहन करने में सक्षम है। तीसरा, यह आपका ईंधन हितैषी है, यानी कि सड़क मार्ग की तुलना में इसमें ईंधन जो है आपका कम लगता है, फ्यूल एफिशिएंट है। बात समझ गए कि नहीं?
एनर्जी एफिशिएंट कह सकते हैं, फ्यूल एफिशिएंट कह सकते हैं, ठीक है ना, तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुरक्षित है। सुरक्षा तुलनात्मक रूप से इसमें ज्यादा है, चाहे पैसेंजर हो और चाहे आपका सामान हो, ठीक है ना। तो बड़े स्तर पर सामान का परिवहन करने में सक्षम है, सेफ्टी इसकी मच बेटर है, ठीक है ना। पोल्यूशन इसका देखा जाए तो आपका हम कह सकते हैं कि यह प्रदूषण हितैषी भी है, क्योंकि अब अधिकांश ट्रेनें आपकी कैसी चल रही हैं, इलेक्ट्रिक। पेट्रोल डीजल या कह लीजिए कि आपकी कोयले वाली ट्रेनें तो अब लगभग खत्म सी हो रही हैं, अब कौन सी चल रही हैं, इलेक्ट्रिक। तो ऐसी कंडीशन में यह प्रदूषण हितैषी भी है, जबकि ट्रक और तमाम तरह के बस परिवहन के साधन जो है सड़क पर सब आपके कैसे चल रहे हैं, समझ लीजिएगा। तो ये एक कंसेप्ट है जिसको आप लोगों को, हम सब लोगों को पता होना चाहिए। तीसरी चीज इसमें एक और पता कर लीजिए, ध्यान रखिएगा कि रेलवे के परिवहन के लिए प्रॉपर तरीके से संचालन के लिए, इसके संचालन के लिए हमारे भारत में के लिए 18 रेलवे जोन बनाए गए हैं। 18 रेलवे जोन बनाए गए हैं जो अलग अलग जोन में रेलवे का संचालन करते हैं। एवरीबॉडी इट इज क्लियर। तो रेलवे का ये अलग अलग जोन में संचालन करते हैं। टोटल कितने जोन हैं, 18 जोन हैं। चौथा आपका सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ये इसके लाभ हैं, संभावित लाभ, जिसके कारण हम इसको बढ़ावा देते हैं। लेकिन क्या इतने से काम चलना है, नहीं। अभी हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर इसकी समस्याएं क्या हैं। समस्याएं भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में रेलवे से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं। आखिर समस्याएं नहीं पता होंगी तो फिर यह सोचिएगा कि आप रेलवे की नई योजनाएं क्यों चलाएंगे, सरकार क्यों चलाएगी और कैसी योजनाएं चलाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपकी रेलवे से संबंधित समस्याएं ध्यान रखिएगा। नंबर 1, अगर हम इसमें बात करें तो पहली रेलवे की समस्या है कि हमारा लगभग 1/3 रेलवे ट्रैक, ध्यान रखिएगा, रेलवे ट्रैक कैसा है, पुराना है, ओल्ड है, लगभग एक्सपायर हो चुका है, फिर भी उस पर चल रहा है रेलवे ट्रैक, ठीक है ना। दूसरा, अधिकांशतः कैसा है, बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है, बिजी है, यानी कि उस पर बहुत ज्यादा पैसेंजर और मालगाड़ियां एक साथ चलती हैं, तो इतना ज्यादा बिजी ट्रैक है कि सोचिए समय पर किसी का पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि एक ही ट्रैक पर आपकी दोनों ट्रेन चलती हैं, एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनें, दोनों रेल, कौन कौन सी, आपकी, ध्यान रखिएगा, मालगाड़ी भी और पैसेंजर गाड़ी भी। और ऐसी कंडीशन में जब दोनों ही चलती हैं तो फिर सोचिएगा किसी भी चीज का समय पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। कोशिश यह की जाती है कि पैसेंजर ट्रेन को आगे निकाल दिया या मालगाड़ी को खड़ा कर दिया जाए। इसी वजह से हमारे यहां हर 15-20 किलोमीटर पर ट्रेन मालगाड़ी रुक जाती है। जिस ट्रेन को, मालगाड़ी की ट्रेन को सोचिएगा 12-14 घंटे के अंदर कहीं पहुंचना चाहिए, उसके लिए 2-2 दिन लग जाते हैं, 3-3 दिन लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में। तो माल की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती। सोचिएगा, चाहे बना हुआ माल हो चाहे कच्चा माल हो, तो फिर आपकी अर्थव्यवस्था का विकास, निर्यात, आयात, जो कुछ भी है वो सही समय पर नहीं हो पाता, लागत बढ़ जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, ठीक है ना। और चौथी इसमें समस्या और भी है जिसको आपको देखना चाहिए, वो समस्या भारत में सुरक्षा की, रेलवे की सुरक्षा की समस्या। आप देखते होंगे अभी हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हुए, गाड़ी पटरियों से उतर गई, सारी चीजें हुई, कितने सारे लोग मर गए, ये समस्या। और पांचवी समस्या इसमें कह सकते हैं आपकी पूंजी की कमी। जितनी पूंजी हमें चाहिए उतनी पूंजी की कमी है। तो ये प्रमुख समस्या है जो आपसे कभी भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा।
अब इन सारी चीजों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं वो अब आपको देख लेना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो सरकार के कौन कौन से प्रयास हैं ये देख लीजिए। सरकार के प्रयास, इसमें सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, सरकार ने एक योजना चलाई, उसका नाम है समर्पित माल भाड़ा गलियाराज परियोजना। समर्पित माल भाड़ा गलियारा परियोजना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। समर्पित माल भाड़ा गलियारा परियोजना कब शुरू की गई? यह शुरू की गई 2006 में। इसकी शुरुआत की गई जापान की सहायता से, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? इसी को हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी कहते हैं, समर्पित माल भाड़ा गलियारा परियोजना। इसमें क्या विशेषता है, पहले विशेषताएं जान लीजिए, उसके बाद कुछ करिएगा। विशेषताओं के संदर्भ में देखेंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें पहली बार तो यह है कि इसमें पृथक मालगाड़ी का ट्रैक बनाया जाएगा, पृथक मालगाड़ी का ट्रैक, और उस पर कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी, सेपरेट मालगाड़ी का ट्रैक होगा। दूसरा, जो ट्रेन होगी वो ट्रेन कैसी होगी? डबल डेकर होगी, डबल डेकर होगी, यानी कि एक के ऊपर एक कंटेनर, यानी कि बड़े कंटेनर। पहले क्या होता था, आपका कंटेनर एक होता था, अब इसके ऊपर एक और लगाया जाएगा, इस तरीके से डबल डेकर। तीसरा, इसमें जो ट्रेन की जो स्पीड होगी, ट्रेन गति, वो आपकी बढ़ाई जाएगी, अप्रोक्स 100 किलोमीटर पर आवर की रखी जाएगी, इतनी इंजन की क्षमता बढ़ानी है, ठीक है ना। चौथा सबसे बड़ी चीज है कि इसमें स्टॉपेज जो होते हैं, स्टॉपेज वो कम से कम किए जाएंगे। एवरेज मान के चलिए कि 40 से लेकर के 50 किलोमीटर पर किया जाएगा, जो वर्तमान में कितना है, लगभग 15 किलोमीटर के आसपास ये इसमें किया जाएगा। तो ये 4-5 चीजें विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब खुद सोचिएगा, सेपरेट मालगाड़ी का ट्रैक होगा, डबल डेकर इंजन होगा और डबल डेकर बोगियां होंगी, ट्रेन की स्पीड इतनी होगी लगभग, और स्टॉपेज भी कम से कम होंगे। तो आप समझ लीजिए कि आपका क्या होने वाला है। और इसके लिए 2006 में DFCCIL कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2007 में बना दिया गया। यह प्रोजेक्ट जापान ने इनिशिएट किया और भारत सरकार इसको समर्थन से आगे बढ़ रही है। मेरी बात समझ गए नहीं? अब इसमें क्या क्या और चीजें हैं वो देख लीजिए, इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें हैं DFC में, DFC कॉरिडोर में। ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत सबसे पहले जो बनाया गया वो आपका, ध्यान रखिएगा, इसमें 2 कॉरिडोर पर ध्यान दिया गया। प्रारंभ में 2 कॉरिडोर पर बल दिया गया कि 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कौन कौन से, यहां पर समझ लीजिएगा। इस तरीके से ये देखिएगा, ये आपके 2 कॉरिडोर यहां पर आपके बनाए जाएंगे। कहां से कहां तक? एक बनाया जाएगा आपका पंजाब से लेकर कलकत्ता तक, ये रहा, पंजाब से कलकत्ता तक एक ये रहा, यानी कि सोननगर है, लुधियाना के पास सोननगर वहां से लेकर के ये है आपका दानकुनी बंगाल, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता के पास, वहां से लेकर के एक कॉरिडोर ये होगा। इसका नाम दिया गया है, आपका ध्यान रखिएगा, इसका नाम दिया गया है पूर्वी कॉरिडोर, ध्यान रखेगा। और दूसरा आपका बनाया जाएगा यहीं पर, ध्यान रखेगा, दिल्ली से लेकर के यहां से इसी बीच में, ये रहा,
ये दिल्ली है, दिल्ली, और ये आपका मुंबई, मुंबई, ठीक है ना। इसका नाम दिया गया है पश्चिमी कॉरिडोर, पश्चिमी कॉरिडोर, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी कॉरिडोर का, ओके, ध्यान रखना। अब इसमें कंडीशन क्या है कि ये कहां से कहां तक है, ये ध्यान रखना। ये है दिल्ली के पास में दादरी, और ये है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यहां तक ये कनेक्ट किया जा रहा है। इसको वेस्ट कॉरिडोर, इसी का नाम, वेस्ट कॉरिडोर को नाम दे दिया गया DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और इसको सपोर्ट कर रहा है, ध्यान रखना। बाद में जाकर के कंसेप्ट ये आया कि इसको सपोर्ट करेगा आपका जापान, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और इसको सपोर्ट कर रहेगा आपका विश्व बैंक। इसकी जो फंडिंग है वो कौन करेगा, विश्व बैंक। तो यह है ईस्टर्न कॉरिडोर और यह है वेस्टर्न कॉरिडोर, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में कुछ और भी शुरू हुए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, आपके कुछ और भी शुरू हुए हैं, वो मैं बता देता हूं, अभी सुन लीजिएगा। दादरी, इसमें देखेंगे तो आपके कौन कौन से शुरू हुए वो आप समझ लीजिएगा। मुंबई से लेकर के बेंगलुरु, और बेंगलुरु से लेकर के चेन्नई, चेन्नई से लेकर के विशाखापट्टनम, वाइजैक, ध्यान रखना, ये चेन्नई, ये है विशाखापट्टनम, ये भी शुरू किए गए। ये है बेंगलुरु, बंगलौर, तो मुंबई टू बेंगलोर क्या नाम दिया गया, MBIC, और बेंगलुरु टू चेन्नई BCIC, और वाइजैक चेन्नई टू विशाखापट्टनम, ये आपका ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, क्या नाम दिया गया, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, वो आप देख लीजिए कहां से कहां तक दी गई है प्रोजेक्ट मंजूरी। एक दी गई है इस प्रोजेक्ट को मंजूरी, ये रहा, इसको कहा गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, क्या नाम दिया गया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये रहा। एक तो ये रहा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का, और इसके अलावा एक और मंजूरी दी गई है, उसको भी आप देख लीजिएगा। दिल्ली से लेकर के आपके चेन्नई तक, ये रहा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इतने कॉरिडोर को अभी तक मंजूरी दी जा चुकी है। तो ये आपका दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक आपका एक कॉरिडोर ये रहा। ये सब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पार्ट है जिनको अभी तक मंजूरी दी जा चुकी है, जिन पर काम चल रहा है, ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये एक कंसेप्ट है जो आपके चलाया जा रहा है। इनमें क्या होगा, सेपरेट मालगाड़ी की ट्रैक बनेगा, उस पर आपकी डबल कंटेनर की मोस्टली ट्रेनें चलेंगी, अलग से स्पीड ज्यादा होगी, बोगियों का जो नंबर ऑफ बोगी है वो भी डबल हो जाएंगी, यानी पहले से ज्यादा बोगियां होंगी उसमें। तो इस तरीके से ये सारा का सारा कंसेप्ट आपका चलेगा इसमें। एवरीबॉडी क्लियर हो गया। तो प्रारंभ में 2 कॉरिडोर थे आपके, केवल नंबर 1 और ये नंबर 2, बाद में इनको और मंजूरी दी जा चुकी है, ये रहे, ठीक है ना, क्लियर है। तो एक प्रोजेक्ट आपका ये रहा, ठीक, समझ में आ गया ना। एवरीबॉडी प्रॉपर तरीके से समझिए, ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यहीं पर आप लोग देख लीजिएगा, ये रहे, जो लोग आप में से एडमिशन लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप लोग इस बार अपना एग्जाम क्वालिफाई करें प्रॉपर तरीके से, तो ध्यान रखिएगा कि बैच नंबर 2 जो मॉर्निंग में हम लोगों का P2I लॉन्च GS फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ है 23 तारीख, उसके 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे वाला बैच है। 31 अक्टूबर को लास्ट डेट है, 2 दिन आपके पास समय है, इस बैच को एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको MK लाइव कोड इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर के आपको ये जो फीस मिल रही है 18 महीने की कोर्स की फीस 23,999, यहाँ 26,000 और ये 29,999 रुपए,
सोचिए 42 महीने या 3.5 साल के लिए ये कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा और इसमें वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप सोचते हैं। मेंटर मिलेगा आपको, पर्सनल मटेरियल मिलेगा, सोचिए क्लास नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है ना, वीकली टेस्ट, ठीक है ना, 11वां सत्र और सारी चीजें आप लोगों को इसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा और वो है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस MK लाइव कोड का यूज करिए और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बेहतर मौका है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। समय रहते हुए प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। आधे अधूरे मन से तैयारी मत कीजिए। और ये बेटा कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है 3.5 साल के लिए। और इसमें सोचिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है। प्रारंभिक परीक्षा जिस साल आप पास करेंगे उस साल आपको हम अपने प्रमाइस पर यहां बुलाएंगे। आपके रहने, खाने, पीने, पढ़ाने लिखाने खर्चा 4 महीने तक संस्थान देगा आपको कुछ नहीं करना दिल्ली में रहने का। 4 महीने सिर्फ हमको यहां पर रह करके आपको पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। और क्या चाहिए? सारी चीज आपको पास है। और जिस तरीके से हम यहां पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से, उससे बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से, सोचिए सिस्टमेटिक प्लान के तहत आपको पढ़ाया जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी बैच ले रहे हैं, फिर भी मेरी वो क्लास कर रहे हैं रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। आप उन बच्चों से पूछ सकते हैं। और बाकी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, मेल आईडी है और ये मेरा कोड है। इसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है ना। जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया मुझे, मेरे टेलीग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है, तो वो प्रॉपरली इसको फॉलो कर लीजिए माय डियर, ठीक है ना। इसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी चीजें आपको बेनिफिशियल तौर पर आपको मिलती हैं इसके थ्रू। और क्या चाहिए आपको? मुझे तो एक ही चीज चाहिए। आपको क्या चाहिए मैं नहीं जानता। मुझे एक चीज चाहिए और वो है आपका सिलेक्शन। बस किसी भी तरीके से हो, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बात समझे नहीं? और मैं चाहता हूं कि उस सिलेक्शन में मेरी अपनी भूमिका हो, हमारे संस्थान की भूमिका हो, प्रॉपर तरीके से, फेयर तरीके से आपका सिलेक्शन हो। ओके, क्लियर हो गया? तो ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद में हम देखें तो इसमें अब रेलवे को लेकर के कुछ और योजनाएं भी हैं, वो आप देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें रेलवे को लेकर के एक कंसेप्ट आया आपका, जो मैं बताना चाह रहा हूं, वो है आपका रेलवे का निजीकरण। ध्यान रखिएगा, रेलवे का निजीकरण कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? रेलवे का निजीकरण मतलब होता है कि निजी क्षेत्र को इसमें भागीदारी कराइए। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 2001 में राकेश मोहन समिति ने इसकी सिफारिश की कि रेलवे का निजीकरण होना चाहिए। अब यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेलवे के निजीकरण से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं और कब कब गठित हुई, उसका सीक्वेंस बता दीजिए। ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये सबसे पहले कंसेप्ट आया। उसके बाद देखा जाए तो 2006 में सरकार ने निजी क्षेत्र को कंटेनर ट्रेन चलाने की मंजूरी दी। कंटेनर ट्रेन की मंजूरी, यानी केवल मालगाड़ी से संबंधित, वो भी कंटेनर जाने हैं उनको लेकर के 2006 में इसकी शुरुआत हुई। क्लियर है? फिर इसके बाद आ जाइए आप यहां पर 2011 में एक कमेटी फिर और बनी, जिसे हम कहते हैं सैम पित्रोदा कमेटी। सैम पित्रोदा द कमेटी, इन्होंने भी इसकी सिफारिश की रेलवे के निजीकरण की कि भाई इसको थोड़ा और पीपीपी मॉडल पर बढ़ना चाहिए। सिफारिश की थी पीपीपी मॉडल की। अब ये मत पूछना कि पीपीपी मॉडल क्या होता है, इसीलिए मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया था प्रॉपर तरीके से। पीपीपी मॉडल की बात की। उसके बाद में 2014 में सोचिएगा विवेक देवरॉय कमेटी आई। विवेक देवरॉय कमेटी, उसने भी इसकी सिफारिश की कि लागू होना चाहिए। ठीक। उसके बाद 2019 में अमिताभ कांत कमेटी आई, जो आपके गवर्नर हैं। अमिताभ कांत, वो सॉरी गवर्नर क्यों, अमिताभ कांत जिसमें उसके नीति आयोग में जो है, ठीक है ना, अमिताभ कांत कमेटी, इन्होंने भी सिफारिश की
ध्यान रखिएगा, इन्होंने भी सिफारिश की इसकी लेकर के, ठीक है ना। और इनकी सिफारिश पर ही माय डियर ध्यान रखिएगा 2020 में पहली बार क्या शुरू किया गया, आपका रेलवे की निजीकरण को लेकर के प्रक्रिया शुरू हो गई, की प्रक्रिया शुरू। और इसी समय कहा गया कि आपके हम लगभग 150 ट्रेनें संचालित करेंगे, 150 ट्रेन संचालन के लिए। और कितने रूट पर, लगभग 100 रूट पर चलाई जाएंगी, ये 100 रूट पर संचालन इनका करेंगे। ये रहा, ये कंसेप्ट इसमें आया गया, ठीक है ना एवरीबॉडी। तो ये सीक्वेंस आपको समझ में आ गया। ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि रेलवे निजीकरण से संबंधित कौन कौन लोग हैं, क्या क्या हैं, किस किस तरीके से इनका किया गया, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो बता देता हूं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। एक ट्रेन चलाई गई भारत गौरव सम्मान, भारत गौरव, ध्यान रखिएगा, भारत गौरव ट्रेन, ये चलाई गई 2021 में, इसको मंजूरी दी गई, किसके लिए, यह भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। ध्यान रखिएगा, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, इसको शुरू किया गया भारत गौरव ट्रेन, ठीक है ना। इसमें खास बात क्या है, यह थीम बेस्ड है। कैसी है, थीम बेस्ड, एक विशेष क्षेत्र से चलेगी ये, और उसी थीम बेस्ड ट्रेन है। इसमें क्या होता है, किसी भी कल्चरल चीज को प्रमोट किया जाता है उस ट्रेन में, उसे कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है ना। और ये पहली ट्रेन प्राइवेट ट्रेन थी, ध्यान रखना, ये कैसी है, पहली प्राइवेट ट्रेन, पूरी तरह से पहली प्राइवेट ट्रेन, जो पूरी तरीके से है भारत गौरव के नाम से चलाई गई। पहली ट्रेन भारत गौरव के नाम से कहां चलाई गई, वो सोच लीजिएगा। ये चलाई गई थी कोयंबटूर से लेकर के शिरडी तक, कोयंबटूर से लेकर के कहां तक चलाई गई, शिरडी तक। ये ध्यान रखना, तमिलनाडु से लेकर के महाराष्ट्र के शिरडी तक चलाई गई थी पहली ट्रेन। और ये किसने चलाई थी, पहली ट्रेन है तो नेचुरल सी बात है, प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है, प्राइवेट कंपनी का नाम है साउथ स्टार रेलवे कंपनी, साउथ स्टार रेल कंपनी। इस कंपनी का नाम है साउथ स्टार रेल कंपनी। ये रही, एवरीबॉडी क्लियर, समझ में आ गया। तो ये इसका कंसेप्ट है। इसके अलावा कुछ और देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा देखना चाहते हैं तो आपकी वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, सोचिएगा इसका पूरा नाम क्या था, पुराना नाम, इसका नाम था T18, ट्रेन 18 के नाम से ये बनाई गई थी, ठीक है ना। कब लॉन्च की गई, आपकी 15 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लॉन्च किया। पहली ट्रेन कहां से कहां चलाई गई, प्रथम ट्रेन ये चलाई गई थी दिल्ली से लेकर के कहां तक, बनारस तक लॉन्च की गई। वर्तमान में कितनी हो गई हैं, वर्तमान में लगभग 100 वंदे भारत हो चुकी हैं, 100 ट्रेन हो चुकी हैं, ठीक है ना। इनमें बेहतरीन सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं एवरीबॉडी। खास बात क्या है कि ये ट्रेन जो है स्वदेश निर्मित है। कैसी है, स्वदेश निर्मित ट्रेन है। और अगले 2025 तक, लगभग 2025 तक, सॉरी 2025 क्यों, अगले 3 वर्षों में इसकी लगभग 400 ट्रेन चलाने की योजना है। सोचिएगा, अब ये कह सकते हो कि सर ये सब तो ट्रेन चल जाएंगी, इतनी ट्रेनें चल जाएंगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन बेचारा गरीब आदमी कहां बैठेगा। गरीब आदमी पे बेटा क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन इस पर बनेगा। और गरीब आदमी के बारे में सोचना है तो आप सोचते रहिए, गरीब आदमी के लिए कौन सी ट्रेन है। कभी एक ट्रेन चली थी जिसे हम कहते थे गरीब रथ, क्या आम आदमी, गरीब आदमी भी उस पर चल सके, तो वो बहुत कम पैसे में, सोचिएगा, एसी ट्रेन चलाई गई थी।
हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वरना मुद्दा राजनीतिक हो जाएगा और हम राजनीति की बात नहीं करना चाहते। हम बात करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की, एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजों की, ठीक है ना। अब इसको देख लिया, इसके बाद में एक और देख लीजिए, जो आपका हमारे प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन, ये रही बुलेट ट्रेन। इस प्रोजेक्ट को 14 सितंबर 2017 को मंजूरी दी गई। 14 सितंबर 2017 को इसकी आधारशिला रखी गई। आधारशिला कहां रखी गई? साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, ठीक है ना। यह किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? यह जापान की सहायता से बन रहा प्रोजेक्ट है। कहां से कहां तक? अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक 508 किलोमीटर का ट्रैक है। ध्यान रखना, इसमें 12 क्या होंगे? स्टॉपेज होंगे। कितने होंगे? 12 स्टॉपेज होंगे। इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड होगी 320 किलोमीटर पर आवर की होगी। ध्यान रखिएगा, यह इसकी इतनी गति होगी, 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। अब किराया क्या होगा, सुविधाएं क्या होंगी, ये आप अब मत पूछिएगा। इसका लक्ष्य था 2022 तक कंप्लीट करने का, लेकिन नहीं हुआ। बड़ा प्रोजेक्ट है तो नेचुरल सी बात है, समय लगेगा। ओके, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अब आप ये देख लीजिए। इसके अलावा इसमें और देखना चाहते हैं तो एक प्रोजेक्ट और एक कंसेप्ट और है, भारतीय रेल विजन 2030। ये टॉपिक और है, इसको आप देख लीजिए, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका कंसेप्ट क्या है? 2030 तक भारतीय रेल का विकास करने की योजना है। वो है क्या? वो योजना ये है कि आपका इसमें मालगाड़ी, ध्यान रखना, मालगाड़ी की जो क्षमता है या इसकी भागीदारी है वो 28% से बढ़ाकर 45% करने की है। यानी कुल ट्रेनों में आपकी मालगाड़ी की भागीदारी कितनी करनी है? वर्तमान में 28% है, बढ़ा करके कितनी करनी है? 45%, ठीक है ना। इसकी स्पीड भी बढ़ानी है, मालगाड़ी की स्पीड भी बढ़ानी है। स्पीड ऑल्सो इंक्रीज, कितनी करनी है? कम से कम 50 किलोमीटर प्रति आवर की करनी है, जो इस समय आपके लगभग 25 से 30 किलोमीटर प्रति आवर की है, ठीक है ना। और क्या करना है? इसमें नए कॉरिडोर की पहचान करनी है। क्या करना है? नए कॉरिडोर की पहचान करनी है। ये इसमें कुछ आपके कंसेप्ट हैं, ठीक। और इसी में एक स्कीम और देख लीजिएगा, और वो है आपका RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जिसका आपने नाम सुना होगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया था पिछले फ्राइडे को ही, ठीक है ना, पिछले फ्राइडे, ठीक है ना। इसका उद्घाटन किया। इसका नाम क्या रखा? इसका नाम रखा नमो भारत ट्रेन। कहां से कहां तक है RRTS कॉरिडोर? यह है आपका दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक, यह कॉरिडोर है। रैपिड रेल चलाई जा रही है। स्पीड आपकी 180 किलोमीटर से ऊपर की है। फास्ट, बहुत बेहतरीन सुविधा वाली ट्रेन है ये, ठीक है ना। और ये ट्रैक लगभग कितने किलोमीटर का है? ये ट्रैक है आपके 82.15 किलोमीटर का ट्रैक है। इसमें लगभग जो ट्रेन की गति है, बेहतरीन सुविधा के साथ में ट्रेन की गति कम से कम 180 किलोमीटर की स्पीड के साथ। अभी जो उद्घाटन हुआ है, हाल ही में जो उद्घाटन हुआ है, वो पूरे ट्रैक का नहीं हुआ, केवल 17 किलोमीटर के ट्रैक का हुआ है। 17 किलोमीटर के ट्रैक बन गया, उसका उद्घाटन किया। पूरा ट्रैक का उद्घाटन इन्होंने नहीं किया, क्योंकि उसमें समय लगेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट, लागत कितनी है? लगभग 30,000 करोड़ रुपया।
अब आप सोचिए कितना सस्ता प्रोजेक्ट है ये, 30,000 करोड़ रुपए मात्र 82 किलोमीटर के ट्रैक के लिए। सोचना, आपके मेट्रो वेट्रो और इन सबसे भी ज्यादा महंगा है ये। एवरीबॉडी क्लियर है? तो ये है आपके इसके कंसेप्ट, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया रेलवे का। अब इसके बाद देखेंगे आपका तो सड़क परिवहन आ जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि जो पढ़ना है सॉलिड तरीके से पढ़िए, सारी चीजें पढ़ लीजिए। अब हम सड़क परिवहन के बारे में बात करते हैं। तो सड़क परिवहन को लेकर के भारत सरकार ने अब तक क्या क्या प्रयास किए हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला प्रयास है 1998 का प्रयास है, पहला नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, NHDP प्रोग्राम शुरू किया गया था, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे ने इसको शुरू किया था, प्रोग्राम था NHDP। किसने? सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय की योजना है 1998। इसमें क्या किया गया कि आपके जितने भी हाईवे हैं उनको 4 to 6 लेन बनाया जाएगा। 4 लेन से लेकर के 6 लेन हाईवे बनाए जाएंगे, ठीक है ना। इसी में आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया जाएगा। ध्यान रखना, इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई जाएगी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसके साथ साथ इसी में आपका क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत ये इसका कंसेप्ट था। क्लियर है? अब कहोगे कि सर ये है क्या चीज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो यहीं पर आप देख सकते हैं ये रहा। लगभग इंडिया के जैसा नक्शा, पहचान लीजिए कि लगभग भारत से मिलता जुलता है, प्रॉपर तो नहीं लेकिन कह सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि आपके जो 4 बड़े शहर हैं, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इनको आपस में कनेक्ट करना, ये रहे। ये कहलाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, ये रहे। इन चारों को मिलाकर के बनता है आपका, ये क्या बन गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, चतुर्भुज योजना ये हो गई आपकी। ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। एक ये, दूसरा, अब ये इसमें क्या था, ये आपके 6 लेन हाईवे बनाए गए हैं। तो जितने भी आपके जो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली बनाए गए हैं, ये यही कॉरिडोर है, ध्यान रखना। अब इसमें दूसरा कंसेप्ट क्या लागू किया गया, श्रीनगर से लेकर के आपका, ध्यान रखिएगा, कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक। और एक आपका सिलचर आसाम से लेकर के पोरबंदर तक, ध्यान रखिएगा, सिलचर से लेकर के पोरबंदर, बंदर गुजरात, यहां तक, ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये रहा। और जिस जगह ये मिलता है, ये है आपका झांसी, दोनों आपके कॉरिडोर आपस में क्रॉस करते हैं, दैट इज कॉल्ड झांसी। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है,
वो लगभग 4000 किलोमीटर का है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो लगभग 3300 किलोमीटर का है। और ये सब आपके 6 लेन के प्रोजेक्ट हैं, कम से कम 6 लेन के। अब इनको अपग्रेड किया जा रहा है। तो क्लियर समझ में आ गया? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सारी चीजें ये रही। ये तो मुख्य है ही है। इसके अलावा जितने भी आपके नेशनल हाईवे हैं उन सबको अब का डेवलप किया जा रहा है, उन सबको डेवलप किया जा रहा है, 6 लेन 8 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है ना? इसके अलावा अगर आप देखें तो सरकार ने गांव के लिए, गांव के विकास के लिए एक परियोजना शुरू की थी सन 2000 में। उसको कहते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सोचिए, सन 2000 में शुरू की थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना। किससे? किसके माध्यम से? ध्यान रखना, पक्की सड़कों के द्वारा, पक्की सड़कों के द्वारा। यानी प्रत्येक गांव को उनकी मुख्य सड़क से कनेक्ट कर देना। पहले क्या था, पगडंडियां बनी हुई थी, कच्चे रोड बने हुए थे, डामर के रोड बने हुए थे, ढंग से नहीं बने हुए थे। उन सभी को क्या करना है, गांव से कनेक्ट करके मुख्य सड़क तक जोड़ देना है। ध्यान रखिएगा। और इसमें कंसेप्ट क्या था? इसमें कंसेप्ट यह था कि मैदानी इलाकों में, मैदानी इलाके के जो गांव हैं, तो 500 लोगों के जो गांव हैं, 500 लोगों के गांव, उनको जोड़ना है। और पहाड़ी इलाकों के जो हैं, पहाड़ी इलाके के 250 लोगों के गांव को जोड़ना है, कि गांव को कनेक्ट करना है। यह इसका कंसेप्ट है। तो मैदानी इलाकों में जो 500 लोगों का गांव है उसको कनेक्ट करना है, और 250 लोगों का गांव पहाड़ी इलाकों में है उसको कनेक्ट करना है। तो यह इसका कंसेप्ट था। ओके, क्लियर हो गया? इसके बाद में देखेंगे तो आपकी इसी से संबंधित एक योजना और शुरू की गई, और वो है आपकी 2016 में, और उसका नाम है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना, ये रही सेतु भारतम 2016 की, आपकी 4 मार्च 2016 को लॉन्च की गई। ठीक है ना? और इसका टारगेट रखा गया कि 2019 तक इसे पूर्ण करना है, पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। सोचिएगा, 2019 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अब इसमें क्या है? इसके अंतर्गत यह है कि जितने भी हाईवे हैं, ध्यान रखना, इसके अंतर्गत जितने भी हाईवे हैं, हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। यानी कि इसके माध्यम से हमें क्या बनाने हैं? इसके माध्यम से ब्रिज बनाने हैं, अंडरपास बनाने हैं। यानी कि सड़क हल्की सी ऊपर और नीचे से अंडरपास टाइप का बना दिया, ब्रिज बना दिए, अंडरपास बना दिए, फ्लाई ओवर बना दिए। इनको बनाना है जिससे कि कहीं पर भी आपकी गाड़ी ना रुके, किसी तरह की कोई समस्या ना हो। आपका ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा हाईवे पर जाएंगे तो आपको लगातार एक के बाद एक हर गांव पर लगभग आपको एक अंडरपास या फ्लाईओवर दिखाई देगा, और रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज प्रॉपर तरीके से। अगर कहीं नदी है तो उसके ऊपर नए ब्रिज बनाए जा रहे हैं, नए पुल बनाए जा रहे हैं। तो ये इसी परियोजना के तहत है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक परियोजना सड़क के लिए और बनाई गई, उसको हम कहते हैं 2017 में। सीक्वेंस याद रख लीजिएगा, इसका नाम है भारतमाला परियोजना। इसका मतलब क्या था? भारत को एक माला के रूप में पिरो देना। भारतमाला परियोजना 24 अक्टूबर 2017 को लॉन्च की गई। ठीक है ना? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है कि भारत में सड़क नेटवर्क को मजबूत करना। ठीक है ना? इसमें क्या क्या चीज शामिल है, कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से रोड शामिल हैं? इसमें सभी रोड प्रोजेक्ट शामिल हैं, सभी रोड प्रोजेक्ट इसमें शामिल कर दिए गए। यानी कि मुख्य
स्कीम बना दी गई। और इसमें क्या क्या आ जाएंगे? इसी में आ जाएंगे औद्योगिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसी में आ जाएंगे सभी हाईवे, इसी में आ जाएंगे आपके सीमा रोड, सीमा या आपके बॉर्डर रोड, ये सब आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी में आ जाएंगे आपके फीडर रोड। फीडर रोड वो होते हैं जो कॉरिडोर के साथ में मुख्य सड़क से, मुख्य कॉरिडोर से जुड़े हुए होते हैं, दूसरे शहरों से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसी में आ जाएंगे तटीय रोड, तटीय रोड इसमें शामिल हो जाएंगे। ये सब इसमें आ जाएंगे आपके तटीय क्षेत्र के हों, या फिर इसी में आ जाएंगे ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट। ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट भी इसी का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब हो गया भारतमाला परियोजना में सारे के सारे प्रोजेक्ट को इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया। यह है इसका कंसेप्ट। पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं? सभी प्रकार के रोड इसमें शामिल हैं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट रोड को छोड़ करके, केंद्र के सभी। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? ध्यान रखिएगा। और इसमें एक परियोजना और है जिसको आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत ही, और वो है आपका ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट। ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट, ये क्या है? ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट कुछ नहीं है बल्कि आपका जो हाईवे जाता है, ध्यान रखिएगा, यूं जो भी आपका हाईवे जा रहा है, ये रहा, ठीक है ना। ये रहा है। इसमें कंडीशन ये होगी, इसके साइड में आपके रोडों के साइड में, ध्यान रखिएगा, प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है ना। यहां भी लगाए जाएंगे। आपने देखा भी होगा कई जगह पर लगाए भी जा रहे हैं, जो हाईवे बन रहे हैं। यहां तो लगाए ही जाएंगे माय डियर, लेकिन साथ के साथ में आपके यहां पर और लगाए जाएंगे, यूं ये रहे, इस तरीके से। ये आपका रोड है आने का, जाने का, ध्यान रखिएगा। ये आपके जाने का और ये आपके आने का। इस तरीके से आप अपना रोड को कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये रहे। अब इसका पर्पस क्या है ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट का? ये कब शुरू किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट आपका 2015 में शुरू किया गया, इसको मंजूरी दी गई शुरू। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है आपके प्रदूषण से मुक्ति रखना, प्रदूषण नियंत्रण। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्लांट होगा, प्रदूषण नियंत्रण इसका उद्देश्य है एक। दूसरा उद्देश्य है आपकी दुर्घटना से सुरक्षा रखना, दुर्घटना रोकना। अब इतने बड़े हाईवे पर आप देखते होंगे कि आखिर इतनी दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि जब ये मोड़ होता है और बीच में प्लांट नहीं होते, तो सोचिए सामने वाली गाड़ी की, आपकी जो लाइट जब इधर मुड़ रहे होते हैं और ये इधर से गाड़ी जा रही होती है, तो आंखों पे लाइट पड़ती है सीधी सीधी, और आंखों पे जब लाइट पड़ती है तो सामने वाले के व्हीकल दिखाई नहीं देते और एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब इससे क्या होगा? आपकी लाइट फिल्टर हो जाएगी, लाइट आपकी आंखों पे नहीं पड़ेगी, और साइड में प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, अगर किसी भी तरीके से टकराई या कुछ भी हुआ तो साइड के पेड़ पौधों से टकरा करके रुक सकती है, तो जान माल का नुकसान कम होगा। यह इसका कंसेप्ट है। और तीसरा, इसमें रोजगार का कंसेप्ट विशेष तौर पर रखा गया है। रोजगार, क्योंकि यहां पर स्थानीय जो समुदाय होंगे उनको रोजगार की व्यवस्था की गई है। स्थानीय गांव के लोगों को रोजगार, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ही जिम्मेदारी दी गई है कि जो सड़क के किनारे पे जो गांव हैं उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जो इन पौधों की क्या करेंगे? केयर करेंगे। उसके लिए उनको पैसे दिए जाएंगे, पेमेंट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब कहोगे सर ये तो बढ़िया कंसेप्ट है, और बाई चांस नहीं किया तो बेटा उसके लिए भी व्यवस्था है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसी के तहत चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपके कुल प्रोजेक्ट का, जितने का प्रोजेक्ट है, कुल प्रोजेक्ट का
1% हिस्सा, 1% हिस्सा किस पर खर्च किया जाएगा? इसके ग्रीनरी के लिए खर्च किया जाएगा, ग्रीन प्रोजेक्ट पर खर्च किया जाएगा। सोचिए, इसी के लिए दिया जाएगा एक। दूसरा, इसमें आपका इसरो सहायता करेगा अपने सैटेलाइट के थ्रू, इसरो की सहायता होगी, यानी कि वो इसको देखेगा अपने सैटेलाइट से, कहां पर सूखा हो रहा है, कहां पर पानी है, कहां नहीं है, अपने सैटेलाइट से सब कुछ पता कर लेगा और सोचिए उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से हैंडल करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। इसीलिए इसमें बेईमानी नहीं हो सकती कि वो पौधे में पानी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। केयर करने की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, ये समझ लीजिएगा इसके तहत। क्लियर हो गया? तो ये है आपके, आप क्या है, आपके सभी रेलवे और सड़क के प्रॉपर प्रोजेक्ट्स, एवरीबॉडी। अब इससे संबंधित हम देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, ये देख लीजिए आप लोग, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, समर्पित माल भाड़ा गलियारा परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना को वर्ष 2008 में भारत सरकार ने मंजूरी दी। प्रारंभ में इसे पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर के लिए शुरू किया गया। यह परियोजना पैसेंजर और मालगाड़ी रेलवे विकास के लिए शुरू की गई है। निम्न में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए, अब खुद सोचिएगा, आंसर दीजिए आप लोग। आंसर है केवल एक सही है। केवल एक मतलब पहला वाला सही नहीं है, इनमें से कोई एक सही है, ध्यान रखना। तो कौन सा सही है? 2008 नहीं बल्कि 2006 का है, इसलिए यह गलत है। यह पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर के लिए शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। यह पैसेंजर और मालगाड़ी के लिए, बोले कि नहीं, केवल मालगाड़ी के लिए शुरू किया गया है, इसलिए यह गलत है। केवल इसमें केवल एक, यानी कि सेकंड कथन, दूसरा कथन सही है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को प्रॉपर तरीके से? दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से भारत का औद्योगिक गलियारा जापान की सहायता से विकसित किया जा रहा है, कौन सा वाला? चेन्नई से विशाखापट्टनम वाइजैक, मुंबई से बेंगलुरु, दिल्ली से मुंबई, अमृतसर से कोलकाता। बताइए कौन सा शुरू किया जा रहा है जापान की सहायता से? और मैं बता चुका हूं, और ये आए हुए क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। आंसर है आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसको मैंने कहा था DMIC, यही है जापान का। अमृतसर से कोलकाता वाला जो है उसको तो विश्व बैंक फंडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? विश्व बैंक फंडिंग कर रहा है। ओके, ध्यान रखिएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी DFC पंजाब के सोनेवाल से शुरू होता, पश्चिम बंगाल के दानकुनी में समाप्त होता है। पश्चिमी DFC उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई के JNPT तक चलता है। पश्चिमी DFC को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक दो तीन। बताइए कौन से सही हैं? अब बता सकते हैं कि नहीं? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि पहले डिटेल में ढंग से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको कवर करिए। क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सारे सॉल्व होते हैं, और जो खाली क्वेश्चन को सॉल्व करने पर लगे रहते हैं बेटा, उनकी थ्योरी उनको कभी याद नहीं होती। ढंग से पढ़िए, यही हमारी सफलता का राज है बेटा। मैंने भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, पास किए हैं, सिलेक्शन लिया है। यूपीएससी का 3-3 बार इंटरव्यू दिया, 4 बार प्री क्वालिफाई किया, PCS में सिलेक्शन लिया। सोचिएगा, इसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, बिना पढ़े आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कोई फायदा नहीं है, और उसका नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, उससे कुछ नहीं होता है बेटा। वो तो एक लॉलीपॉप की तरह है कि चूसिए और फेंक दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक कि आप उसको तैयार ना करें। सिलेक्शन लेना है तो मतलब सिलेक्शन लेना है, और उसका एक ही तरीका है, और वो है मेहनत करना। तो आंसर केवल एक और दो, ये गलत है, क्योंकि इसको विश्व बैंक नहीं बल्कि कौन फंडिंग कर रहा है? जापान फंडिंग कर रहा है। बात समझ गया कि नहीं? अगला क्वेश्चन, PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गति शक्ति यानी कि परिवहन व्यवस्था के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई योजना, या लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, यानी कई प्रकार के कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की एकीकृत योजना है, ठीक है ना। नंबर 2, यह विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचागत योजना को शामिल किया जाएगा इसमें।
यानी कि विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों को भी शामिल किया जाएगा, उनकी परियोजनाओं को भी शामिल किया जाएगा, राज्य सरकार के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को। निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। ना तो एक नहीं दो। बताइए, सोचिएगा। आंसर है दोनों कथन बिल्कुल सही है। पीएम गति शक्ति योजना, भारतमाला परियोजना भारत के निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है? दूरसंचार, रेलवे, सड़क और बंदरगाह। बताइए कौन से संबंधित है? आराम से बता सकते हैं आप लोग, और वो है आपका सड़क, है कि नहीं? भारतमाला परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़कों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? इस योजना के तहत केंद्रीय सड़क एवं अधोसंरचना कोष का उपयोग किया जाता है। इसके लिए अलग से एक फंड बनाया गया, उसका उपयोग किया जाता है। इस कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रैंड चैलेंज मैकेनिज्म को अपनाया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। बताइए कौन सा सही है? ग्रैंड चैलेंज मैकेनिज्म। पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन लगाते हैं और उनमें कुछ नई चीज मिलती है तो आपके लिए काम आएगी, लेकिन पढ़ाई नहीं है, खाली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये रहा आंसर आपका 1 और 3। ये नहीं है, ये ठीक है। ग्रैंड चैलेंज मैकेनिज्म, ऐसा कोई कोर्स नहीं बनाया गया। ये आपको बनाया गया कि निजी क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। ये इसका कंसेप्ट है। ओके दोस्तों, तो ये हो गए आज आपके लेक्चर, आपका प्लान, आपके सारे कुछ। तो आपके 2 सेगमेंट हम लोगों ने देखे, सड़क और रेलवे, और इससे संबंधित सभी योजनाओं को हम लोगों ने देख लिया है। सभी क्वेश्चंस जो आए हुए हैं और जो एक्सपेक्टेड हैं वो भी हमने देख लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सारी योजनाएं, सारे प्लान, सारे सब कुछ सीक्वेंस में मैंने आपको सारा कुछ करा दिया है, ठीक है ना? अब बाकी किसी को कुछ भी पूछना है तो ये मेरा कोड है। इस कोड का इस्तेमाल स्टडी IQ ऐप पर कुछ भी परचेज करते हैं, कोर्स परचेज करते हैं, स्टेट का, PSC का, किसी का भी, इस कोड का यूज करेंगे, आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिलेगा, बढ़िया, ठीक है ना? और ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल ID है मेरी, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम का बार कोड है। अगर बाई चांस आप यहां पर नहीं सर्च कर पाते तो यहां से कर सकते हैं। जल्दी से फटाफट जुड़िए और अपने जो डाउट हैं वो मुझसे आप करके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों? चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।